So here we are going to begin with reaching the age of adolescence. तो एडोलिसेंस में पहुंचना एक एज का मैटर नहीं है, ये एक पूरा फेज है बच्चों। फेज का मतलब होता है कई सारे, बहुत सारा एज मिल करके, बहुत सारे साल मिल करके, बहुत सारा टाइम मिल करके एक फेज बनाता है। ठीक है, तो एक फेज जो ये चलता है बच्चों में, वो 7 से 8 साल तक करीब करीब चलता है। ठीक है, तो 11 से स्टार्ट होता है और 18-19 साल तक चलता है जनरली जो है। तो ये 8 साल एक छोटा मोटा फेज नहीं होता, 8 साल 9 साल एक बहुत बड़ा फेज होता है, जिसमें एक बच्चा अपने आप को बच्चा मानते मानते अचानक से जवान हो जाता है। तो वो जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आती है ना, वो बड़ी खतरनाक सी होती है। उनको हम लोग टीनेजर्स कहते हैं। टीनेजर्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि टीन भी हैं और एजर्स भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं वो। ठीक है, इस वजह से टीनेजर्स कहते हैं। इस फेज में एक बहुत ही अलग टाइप का इंसिडेंट होता है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी इज द reproductive maturity that happens usually in males at the time of 13 to 15 years of age, and within females in 10 to 13 or 12 years of age. So males basically started making sperm at the time of puberty. Their reproductive parts enlarges, whereas females usually start menses at that time, or usually their menstrual cycles begin with that very area. So there are certain changes that happens after puberty, during puberty, and before puberty in males and females. So these things has to be recognized, and you should have to know before going onwards. तो हम लोग आगे जाने से पहले ये एक चीज बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्यूबर्टी में क्या चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी के बाद क्या चेंजेस होते हैं, और प्यूबर्टी से पहले क्या चेंजेस होते हैं। तो जब छोटे स्टेजेस में देखोगे तो लड़कियां जो होती हैं वो बॉयज से ज्यादा फास्टर ग्रो करती हैं, और बड़े स्टेजेस में लड़के ज्यादा ग्रो करते हैं। ऑलरेडी हमने बताया था आप लोगों को, इसलिए क्योंकि गर्ल्स में मैच्योरिटी पहले आ जाती है, तो वो मैच्योरिटी के बाद बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो देखिए, जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज तक अपना ऑलमोस्ट सारा का सारा जो भी हाइट ग्रो करना होता कर चुकी होती है, जबकि बॉयज में 17-18 साल तक ये चीज कंटिन्यू रहती है। यही वजह है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस? ओके, एडोलेसेंस इज अ फेज। एडोलेसेंस क्या है? एक पूरा फेज है टीनेजर्स का, और उस फेज में होने वाला एक इंसिडेंट, उस फेज में होने वाली एक घटना क्या कहलाती है? प्यूबर्टी कहलाती है। ठीक है बच्चे, नया आ गया समझ में? हैंड रेस कर दो। गुड। सो वी हैव अ चार्ट इन विच वी कैन सी दैट कि जब 8 साल का बच्चा होता है तो बॉयज की रेट जो होती है वो कम है, गर्ल्स का ज्यादा है। 9 साल में भी बॉयज का कम है, गर्ल्स का ज्यादा है। 10 साल में भी बॉयज का कम है, गर्ल्स का ज्यादा है। बॉयज कहां पर डोमिनेट करते हैं आकर के? 15 साल के बाद। 15 साल के बाद से बॉयज डोमिनेट करते हैं। 15 साल तक लड़कियां ज्यादा हाइट की रहती हैं एज कंपेयर टू मेल। अब हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए, जो मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को, कि प्यूबर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। प्यूबर्टी के बाद जितना टाइम आपका बढ़ता जाएगा, उतना ही ग्रोथ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो प्यूबर्टी मान लो 13-14 साल तक आई, एवरेज 12 से 14 साल अगर रख लें, तो 12 से 14 साल के बाद धीरे धीरे परसेंटेज डाउन होने लगता है, मतलब हाइट बहुत कम बढ़ने लगती है। तो देखिए आप, 95 से 100 पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 95 से लेकर के 100 पहुंचने में कितना टाइम लग गया? अदरवाइज कितनी स्पीड से बढ़ रही थी? 81 से 84, 84 से 88%, 88 से 91%, 91 से डायरेक्ट 95%।
इतनी स्पीड से बढ़ रही थी। लेकिन 98 के बाद देखो बहुत कम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 99, 99.5, 100 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी आने के बाद ग्रोथ क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और धीरे धीरे ये एकदम से रुक जाता है। रुकने का मतलब हाइट वाइज ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? बॉयज के एडम्स एप्पल ज्यादा हो जाते हैं, मतलब ये जो गले का पार्ट है लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। फीमेल्स में ऐसा सच कोई चेंज नहीं आता, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि उनकी पिचेस ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है। बॉडी के शेप में चेंज आता है, मेल्स ज्यादा मस्कुलर हो जाते हैं और फीमेल्स जो होती हैं वो ज्यादा राउंड शेप में हो जाते हैं, स्पेशली बिलो द वेस्ट रीजन दे बिकम्स मोर वाइडर एज कंपेयर टू मेल्स। मेल्स अबव द वेस्ट रीजन ज्यादा वाइडर हो जाते हैं, और फीमेल्स जो होती हैं बिलो द वेस्ट रीजन थोड़ी वाइडर हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मेल के सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं टेस्टिस एंड पेनिस, ये डेवलप्ड हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम में कंप्लीटली। और फीमेल्स में भी ओवरीज जो होती हैं जिनमें एग प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं और एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एग हालांकि बन कहाँ जाते हैं, बचपन में ही बन जाते हैं, लेकिन मैच्योर कब होते हैं, जब प्यूबर्टी। सर व्हाई गर्ल्स गेट अर्ली हाइट? देखिए गर्ल्स के अंदर जो बॉडी की रेशियो है, जो बॉडी का रेशियो है और ग्रोथ हार्मोन की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। मतलब मान लो अगर इस बॉडी में 1 ग्राम ग्रोथ हार्मोन दिया जाए और इस बॉडी में 1 ग्राम ग्रोथ हार्मोन दिया जाए, तो इस बॉडी का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा, इस बॉडी का ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जो लड़कियां होती हैं उनका जो पूरे बॉडी का कॉम्पैक्टनेस होता है वो लड़कों के मुकाबले कम होता है, और ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी सेम होती है लड़कों के मुकाबले। तो लड़कियों के अंदर वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा इफेक्ट शो करता है। ठीक है। इसका आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने 2 ग्लास लिया, आपने 2 ग्लास लिया, एक ग्लास बहुत पतला है, एक ग्लास काफी थिक है। अब दोनों में आप 1 टेबल स्पून चीनी डालिए, दोनों का हाइट सेम है लेकिन एक पतला है और एक मोटा है। ये फीमेल मान लीजिए और ये मेल मान लो। 1 टेबल स्पून शुगर लिया आपने दोनों में, तो कौन सा मीठा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ज्यादा मीठा होगा ना। तो समझ लीजिए ग्रोथ हार्मोन जितना फीमेल में आ रहा है उतना ही मेल में भी आ रहा है, लेकिन मेल की बॉडी ज्यादा वाइडर होती है, फीमेल की थोड़ी पतली दुबली होती है कंपेयर टू मेल, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा इफेक्ट शो करता है। समझ में आ गया बच्चे आपको? अभी अभी राज समझ में आ गया आपको? ओके। अब बच्चों प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स तो इफेक्ट मतलब शो करते ही हैं, वो मैच्योर होते ही हैं। साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं दे आल्सो बिकम्स ग्रोइंग इन और डेवलप इन दीज पर्टिकुलर फेजेस। तो ये फेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं? फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, मेल्स में माउस्टेचेस और बियर्ड्स आते हैं। सिर्फ इतना ही लिखा है। बॉयज में बॉडी पे भी हेयर्स डेवलप होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? ये ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड को बोलते हैं जिनमें डक्ट नहीं होता, डक्टलेस। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे कोई पौधा लगा हुआ है गमले में या पॉट में, और आपको पानी देना है। आप कुछ दूर पे खड़े हैं, आप कुछ दूरी पर खड़े हैं। ठीक है। तो आपने यहीं से पानी फेंक दिया, अगर यहीं से पानी फेंक दिया अगर पौधे के ऊपर, तो आपने बीच में किसी पाइप का यूज नहीं किया, आपने किसी डक्ट का यूज नहीं किया, तो आप एंडोक्राइन है। लेकिन अगर आप पाइप की हेल्प से पानी ले जाके एकदम गमले के अंदर डाल दें या पॉट के अंदर डाल दें, तो आप क्या हुए, एक्सोक्राइन हो गए। क्या हो गए? एक्सोक्राइन हो गए। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है बिना डक्ट के,
और एक्सोक्राइन का मतलब होता है विथ डक्ट. सो इफ एनी ऑफ द gland will give its secretion with the help of duct, they are known as exocrine. And if any of the gland give its secretion without any duct, then it is known as endocrine. ठीक है, समझ में आया बच्चों? हैंड रेज कीजिए जिनको समझ में आ गया है. सिर्फ 8 बच्चों को समझ में आया. अच्छा, हाँ अब समझ में आ रहा है. गुड, शाबाश. So we have got almost all the participants who have raised their hand. ठीक है, अब हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग. ओके बच्चों. सो हॉर्मोन्स किससे सीक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं. और यह हॉर्मोन्स का आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. ठीक है, हॉर्मोन्स सर से लेकर के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक हर जगह प्रेजेंट होते हैं. और ये अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग तरह के बॉडी फंक्शंस कराने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जितने भी बॉडी में चेंजेस आते हैं बच्चों, वो किसके कारण आते हैं? हॉर्मोन्स के कारण आते हैं. जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होता है मेल का, उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन. तो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आएंगे, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. एंड फीमेल्स में जो चेंजेस आते हैं, वो किसके वजह से होते हैं? एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं. ठीक है, तो फीमेल्स के जो चेंजेस हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से हैं प्यूबर्टी में. और प्रेगनेंसी में जो चेंजेस आते हैं वो एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से होते हैं. तो फीमेल्स में ये दो मेन हार्मोन्स होते हैं. अर्ली प्यूबर्टी में एस्ट्रोजन और प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन. दो हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव फेजेस में इफेक्ट करते हैं. और मेल्स में एक ही होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं. हालांकि बहुत कम अमाउंट में एस्ट्रोजन भी पाया जाता है, या आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. तो फीमेल्स में जो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी विद द ऑनसेट ऑफ मेंसेस, द ब्लड फ्लोइंग. बॉयज में माउस्टेज के लिए एस्ट्रोजन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. बॉयज में माउस्टेज, बियर्ड या बॉडी हेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है. ये जो सर के बाल होते हैं ना, इनके लिए हल्का सा एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, बाकी सबके लिए नहीं इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेजेस जो होते हैं वो मेल्स में लाइफ टाइम रहता है. मतलब मेल्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं. लेकिन फीमेल्स का एक एज होता है. फीमेल्स का रिप्रोडक्शन के स्टार्टिंग का एज होता है और एंडिंग का भी एज होता है. तो जिस एज में उनका रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी स्टार्ट होती है उसको मिनार्च कहते हैं. एंड मिनार्च इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो. और जिस एज में उनका रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उसको मेनोपॉज कहते हैं. That is at the age of 45 to 50, but it is not compulsory. It can be at the age of 40, it can be at the age of 55 also. So that is the thing. Now the next is sex chromosomes. अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम यही आ गया. सेक्स क्रोमोसोम के बारे में आपको ऑलरेडी क्लास में बताया गया था, एक बार और बता देता हूं. जैसे हमारे जो मेल पेरेंट्स हैं और जो फीमेल पेरेंट्स हैं, हम सब के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जिसमें 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम कहलाता है. ऑटोसोम मतलब जो बॉडी में बाकी सर से लेके पैर तक हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्रोमोसोम. लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, या सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. सेक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है 23rd पेयर होता है, मेल में भी और फीमेल में भी. तो मेल में जो 23rd पेयर होता है वो एक्स वाई होता है, और फीमेल में जो 23rd पेयर होता है वो एक्स एक्स होता है. तो 23 पेयर्स में 23rd पेयर में अब जब मेल अपना स्पर्म बनाता है और फीमेल अपने एग बनाती है, तो सारे पेयर्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं. मतलब 23 का अगर हम पेयर देखें तो 46 हुआ, मेल में भी और फीमेल में भी. तो 46, तो दोनों क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं. तो 23 क्रोमोसोम मेल देता है, 23 क्रोमोसोम फीमेल देती है. मेल किसके थ्रू देगा? स्पर्म के थ्रू देगा. और फीमेल किसके थ्रू देगी? एग के थ्रू देगी. ठीक है,
अब मेल के स्पर्म में जो 23rd नंबर वाला है, 23rd नंबर वाला एक्स वाई में से कोई एक ही होगा ना, क्योंकि हाफ हुआ है। तो अगर 23rd वाला एक्स है, फीमेल में तो एक्स ही होगा। 23rd वाला अगर एक्स है तो जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा? फीमेल। और अगर 23rd पेयर क्या है स्पर्म का? वाई है। वो एक्स के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा? बच्चा मेल। वेरी गुड। ट्विंस कैसे होते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट भी मैं बता देता हूँ अभी। हाँ, 22 पेयर अलग है, 23rd अलग है। बॉडी के रिस्पेक्ट में देखें, देखिए बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ट्विंस कैसे होते हैं, मैं उसका भी कंसेप्ट बता देता हूँ। हाँ, दोनों का 20 सारे पेयर्स हाफ हो जाते हैं, 23rd वाला भी हाफ होगा। एक्स आया तो फीमेल और वाई आया तो मेल। थर्ड, चलिए ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 8th के लेवल पे ये क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि क्लास में भी आप लोगों ने नहीं पूछा था, बट यस एटलीस्ट आप लोगों ने यहाँ पर पूछा। एंड यस, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ट्विंस हैपेंस। तो जब एक सेल बनता है मेल और फीमेल के स्पर्म और एग्स के अटैच होने से, उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट एक सेल से दो सेल बनता है, दो से चार बनता है, चार से आठ बनता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाइगोट जो होता है वो अपने आप को डिवाइड नहीं करता, पूरा डिवाइड नहीं करता, हाफ डिवाइड करता है, एकदम हाफ ऐसे। और इधर का पोर्शन अलग ग्रो करता है और इधर का पोर्शन अलग ग्रो करता है। और जब बड़े हो जाते हैं ये, तो ये हाफ पोर्शन ब्रेक हो जाता है। तो इधर एक बच्चा बन जाता है, इधर दूसरा बच्चा बन जाता है। जाइगोट अपने आप को पहले ही दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। तो एक पार्ट उसका एक बच्चा बनाता है, दूसरा पार्ट दूसरा बच्चा बनाता है। इसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। वो ट्विंस जो देखने में एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह के ट्विंस इस तरह से बनते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे ट्विंस आ जाते हैं जिनके सर अटैच होते हैं या पीठ अटैच होता है या पैर अटैच होते हैं। ये इसलिए क्योंकि जाइगोट अपने आप को फाइनली भी डिवाइड नहीं कर पाता, लास्ट में पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाता, तो उसको ऑपरेशन करके सही किया जाता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है ऐसे बच्चों को जिनका कोई ना कोई पार्ट अटैच होता है? नहीं नहीं नहीं, वो सेम नहीं होते। मैं बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ, ट्रांसजेंडर का भी बता रहा हूँ। काजल ने देखा है, आप लोगों ने ऐसे बच्चे देखे होंगे ना जिनका पीठ अटैच होता है या सर अटैच होता है या पैर अटैच होता है। वो एक ही जाइगोट से बने हुए बच्चे हैं, इसीलिए वो दिखने में भी एकदम एक जैसे होते हैं। लेकिन कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जिसमें एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई, या दो लड़के हैं तो अलग अलग तरह के हैं, मतलब उनका फेस अलग अलग तरह का है। तो उसमें क्या होता है कि दो स्पर्म दो एग के साथ जाके क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। एंड इन दैट केस वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। या ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग इज, कई बार ऐसा होता है, मूवी में देखा, चलो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल एक बार में एक से ज्यादा एग रिलीज कर देती है, और जब स्पर्म जाता है तो अलग अलग स्पर्म अलग अलग एग्स को फ्यूज कर देते हैं, तो वहां पर दो अलग अलग जाइगोट बनते हैं, और दोनों जाइगोट से अलग अलग बच्चे बनते हैं, तो वो अलग टाइप के ट्विंस होते हैं। और ये वाला एक जाइगोट से बनने वाले अलग ट्विंस होते हैं, और दो अलग जाइगोट से बनने वाले अलग ट्विंस होते हैं। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जब मेल का वो बन रहा होता है, जब फीमेल का सेक्स सेल बन रहा होता है, उस समय कई बार क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जैसे मान लो कि सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है, तो क्या हो जाता है, फीमेल बनता है। सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है तो मेल बन जाता है। कई बार ऐसा होता है सेल डिवीजन में गड़बड़ होने के कारण मेल्स में एक्स एक्स वाई आ जाता है, मतलब तीन क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है,
अब 3 क्रोमोसोम आने के कारण उनके अंदर फीमेल कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो जाता है और मेल कैरेक्टर थोड़ा कम डेवलप होता है। तो एक ट्रांसजेंडर का केस ये होता है, ठीक है। ये एक सिंड्रोम भी है जिसको हम क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम करके नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फीमेल वाला क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है, मेल वाला कम आता है, जिसके कारण ट्रांसजेंडर हो जाता है। दूसरी बात होती है, कई ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स ही कम हो जाते हैं, तो हार्मोनल कमी की वजह से भी ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ ट्रांसजेंडर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली। क्लियर हो गया बच्चों? हैंड रेस कर दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, टेस्ट ट्यूब से भी ट्विंस हो सकते हैं। ओके बच्चों, मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को आई विल सेंड इट इन द नोट्स पोर्शन, ताकि आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ सर ने ये वाला पढ़ाया था। हालांकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, लिख रहे होंगे, फिर भी मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, सो दैट यू गाइस विल बिकम कंफर्टेबल विद द नोट्स। गुड, हैंड नीचे कर लीजिए, हैंड नीचे कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है। So everyone has raised their hand and it's good that guys are understanding. Okay, so I have taken a screenshot and yeah, I will send it in your notes section. So we can say that if the sperm, suppose that if the sperm 23rd number of sperm consists of X, they are producing female. If the 23rd number consists Y, they are producing male. Male. So sex of male is dependent on male parent, ठीक है। जबकि नो दे कांट, ट्रांसजेंडर्स आर इनफर्टाइल और स्टेराइल, वो कभी भी अपने जनरेशन ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रांसजेंडर है वो। नाउ नेम ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स, देयर हार्मोन्स एंड देयर functions. The very first gland is known as the master gland and this gland is pituitary gland. इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं बच्चों, पहला जो नंबर का ग्लैंड है हमारा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट करता है, और जो अदर हार्मोन्स हैं वो दूसरे ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी में जितने भी ग्लैंड आते हैं सब इसके अंडर में आते हैं, मतलब सारे ग्लैंड्स को ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। सबको बताता है हाँ अब तुम अपना सिक्रीशन सिक्रीट करो, अभी तुम मत करो, तुम अभी कर सकते हो, या फिर जो भी चीजें गाइड करनी होती है पिट्यूटरी सबको गाइड करता है, सारे ग्लैंड्स को। और अपना खुद का उसका कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का आप लोगों को पता है, नॉर्मल ग्रोथ वगैरह। बाकी कौन कौन से ग्लैंड को ये गाइड करता है? थायराइड, एड्रिनल और सेक्स ग्लैंड्स को गाइड करता है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है बच्चों? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम क्या है? हाँ, सबका बॉस होता है। थायरॉक्सिन का काम क्या है बच्चों? ये आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और देखो, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे, स्पेशली फीमेल्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, फीमेल्स में थायराइड ग्लैंड की बीमारी हो जाती है। अक्सर फीमेल्स जिनको थायराइड ग्लैंड की बीमारी होती है वो थोड़ी सी फैटी हो जाती है। फैटी मतलब मोटी हो जाती है। ज्यादातर ओल्ड एज के फीमेल्स में, आजकल तो 30-35 ईयर्स में भी कई फीमेल्स में ये चीज देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके वजह से फैट जो होता है वो बॉडी में ही स्टोर होने लगता है, जिसके वजह से शेप क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। इसीलिए थायराइड जो होता है उसका होना बहुत जरूरी है। थायराइड रहेगा तो फैट को भी मेटाबोलाइज करेगा, शुगर को भी मेटाबोलाइज करके रखेगा, मतलब आपकी बॉडी में इनफ एनर्जी देता रहेगा, क्योंकि सबको डाइजेस्ट करता रहेगा, सबको जल्दी जल्दी ब्रेक करके आपको एनर्जी देगा। और थायराइड नहीं है मान लो, तो फैट आपकी बॉडी में आया तो वैसे ही इकट्ठा होता रहेगा, शुगर आया तो इकट्ठा होता रहेगा। तो ये चीजें होती हैं, फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, इसलिए क्योंकि फीमेल्स का जो मूवमेंट होता है बहुत कम होता है। जो जैसा आप लोग जानते होंगे
फीमेल्स एट द लेटर स्टेज मूवमेंट बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कम हो जाता है उनका। और मेल्स क्या करते हैं यूजुअली हर स्टेज में उनके अंदर लोकोमोशन जो होता है वो ज्यादा, उनका काम ही है इधर उधर घूम के कमाना खाना दौड़ना फिरना, ये सब मेल्स में ज्यादा एक्टिव पाया जाता है। कुछ फीमेल्स जो होती हैं जो फिजिकल वर्क पे कंट्रोल, मतलब फिजिकल वर्क पे फोकस्ड रहती हैं, और उनका उनका अपने ऊपर कंट्रोल है कि भाई हाँ मुझे सुबह वॉक करने जाना है, मुझे कोई एक फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना है, तो उनको थायराइड ग्लैंड की बीमारी या ऐसी परेशानी कभी नहीं होगी। थायराइड इज गुड, थायराइड ग्लैंड इज गुड बिकॉज इट्स गिव यू मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म दे रहा है, आपको एनर्जी चाहिए, कौन देगा? थायराइड ग्लैंड करवाएगा। शुगर को मेटाबोलाइज करेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी, फैट को मेटाबोलाइज करेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। आपकी बॉडी में हर चीज को मेटाबोलाइज करके क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कराता कौन है? थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कराने का काम आयोडीन का होता है। तो जब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलता है, तो थायराइड ग्लैंड यहाँ गर्दन के पास होता है नीचे की तरफ, थायराइड ग्लैंड क्या होने लगता है? स्वेल होने लगता है, क्योंकि उसको आयोडीन मिल नहीं रहा है, वो फंक्शनल हो ही नहीं पा रहा। तो इतना स्वेल हो जाता है, इतना स्वेल हो जाता है कि उस बीमारी को हम गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोइटर। Thyroid can happen in boys, but it is very rare to see thyroidism in boys. गोइटर ज्यादा देखने को मिलेगा, बॉयज में भी मिल सकता है और गर्ल्स में भी मिल सकता है, ये दोनों लोगों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आयोडीन की कमी किसी में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है ये इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है अच्छा आर्यन, आर्यन आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेस किया है या फिर अनम्यूट कर दें आपको? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, ओके ओके। पैंक्रियाज जो होता है बच्चों इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, आपके ब्लड में प्रेजेंट शुगर को वो क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ब्लड के शुगर को घटाता है। ब्लड में प्रेजेंट शुगर को क्या करता है बच्चों, इंसुलिन कम कर देता है। तो जब ब्लड में शुगर कम होगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं हुआ आपके पास तो ब्लड का शुगर बढ़ जाएगा। ब्लड का शुगर बढ़ेगा तो वो बाकी सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, आंख, डाइजेस्टिव सिस्टम को, किडनी को भी इफेक्ट करेगा, लीवर को भी इफेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए पैंक्रियाज का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि इंसुलिन आपको अच्छे से मिलता रहे। और इंसुलिन मिलने से आपका ब्लड शुगर क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एड्रीनलिन। इंसुलिन के अलावा भी कोई कारण है डायबिटीज का? हाँ हाँ बिल्कुल है। एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, उसका ज्यादा होना। ग्लूकागॉन ब्लड का शुगर बढ़ाता है। ठीक है, ये आपके स्टेज पे नहीं है लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो हम बोल देते हैं। एक इस हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, ये ब्लड का शुगर इंक्रीज करता है। तो अगर ये ज्यादा हो गया तो ब्लड का शुगर भी बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एड्रीनलिन। एड्रीनलिन क्या करता है बच्चों, ये आपके अंदर तीन काम करता है। पहला तो आपको किसी भी डर के सिचुएशन से बचाता है। फाइट और फ्लाइट, हमने नाम बताया था आप लोगों को, फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको। इमरजेंसी ग्लैंड, वेरी गुड बच्चों। तो इमरजेंसी ग्लैंड मतलब जब भी आपके सामने कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो बॉडी को कैसे हैंडल करना है, ये चीजें बताता है। और साथ ही साथ क्या करता है, सॉल्ट और शुगर का भी बैलेंस मेंटेन करता है आपकी बॉडी में, और थोड़ा बहुत रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, सॉल्ट बैलेंस भी करता है, शुगर बैलेंस भी करता है, और थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कभी कभी डायबिटीज कम भी हो जाता है, वो कैसे? ऐसा है ना भाई, देखो कभी कभी जैसे डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है, वो लोग एक्सेस वो कर लेते हैं, शुगर को कंट्रोल कर देते हैं। तो शुगर का होना भी तो जरूरी है।
एक लिमिट में शुगर का होना भी जरूरी है। शुगर नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब आप शुगर पे इतना कंट्रोल कर दो कि आपको एनर्जी ही ना मिले, तो चक्कर आने लगते हैं उन लोगों को, कभी बेहोश भी हो जाते हैं, कभी अचानक से सर दर्द होने लगता है। तो उन लोगों को अक्सर बोला जाता है कि कभी भी इस तरह की फीलिंग आए, जब कमजोरी आए, चक्कर आए, तो उन लोगों को टॉफी वगैरह साथ में रखना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स के साथ फ्लक्चुएशंस बहुत है। कभी कभी एकदम बढ़ जाता है उनका शुगर, कभी कभी एकदम ही घट जाता है। ज्यादा कंट्रोल करने से घट जाएगा एकदम। ठीक है। एक मिनट। फ्लाइट का रेफरेंस किस सिचुएशन के लिए है? जब तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही हो और तुम डर के भाग जाओ, ये फ्लाइट है। जब कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाओ और तुम दौड़ के भाग जाओ, ये फ्लाइट है। और जब तुम वहीं पर रुक के उसका सामना करो तो वो फाइट है। सर, तो बॉडी में अधिक शुगर होने से तो एनर्जी तो अधिक होना चाहिए। नहीं भाई साहब, ज्यादा शुगर बॉडी के अंदर होने से वो टॉक्सिक बन जाता है, वो जहर बन जाता है। तुम्हारी बॉडी एनर्जी उतना ही बनाएगी जितनी तुम्हारी बॉडी को जरूरत है। वो जबरदस्ती का एनर्जी क्यों बनाएगी तुम्हारे अंदर? जैसे मान लो तुम्हारे बॉडी को पानी की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तुम क्या पूरा टैंक पी जाओगे? उतना ही पियोगे ना जितनी तुम्हारी बॉडी को जरूरत है। या उतना ही तुम्हारी बॉडी रिस्टोर कर सकती है ना, नहीं तो फट जाएगी बॉडी। तो शुगर भी वो उतना ही यूटिलाइज करेगा। अंडरस्टूड? इसीलिए हर चीज बॉडी में, किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक बात कही है, साइंटिस्ट का बहुत मतलब पहुंचे हुए आदमी थे, उन्होंने एक बात कही है कि हर चीज का हर चीज का बॉडी में ज्यादा बढ़ जाना या घट जाना ही जहर है। किसी ने उनसे पूछा था टॉक्सिक क्या होता है, तो उन्होंने कहा था किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी सब्सटेंस का बॉडी में ज्यादा इंक्रीज हो जाना या फिर बॉडी में बहुत डिक्रीज हो जाना क्या है? जहर है। तो शुगर भी अगर एक लिमिट से ज्यादा ब्लड में हो जाता है तो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है, और बॉडी में हर ऑर्गन्स को क्या करता है? इफेक्ट करने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, एड्रेनलिन ही गूजबम्स लाता है। ठीक है। हर तरह का जो रिएक्शन डरने के बाद हो रहा है वो सब एड्रेनलिन की वजह से हो रहा है। ये कौन है लाइन खींच रहा है भाई? हैं? जितने बच्चों को समझ में आ गया हैंड रेस कर दीजिए, एक बार आगे बढ़ा जाए फिर। गुड। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। आ रहे नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स। ठीक है, हैंड डाउन कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब हम लोग। बॉडी में ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? एक गर्दन के पास है जो ग्लैंड। एक मिनट, हम थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। यस। जो सबसे ऊपर गर्दन के पास ग्लैंड है, इट इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर, और इसी थायराइड के ऊपर एक और ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। हालांकि वो आपको अभी सिलेबस में नहीं पढ़ना है। किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड होता है। ये क्या सिक्रीट करता है? एड्रीनलिन, जो अभी आपने पढ़ा। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। ये सब इनके हार्मोन्स के नाम है, ग्लैंड्स के हार्मोन के नाम। ये नेक्स्ट क्या है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज कहाँ होता है? ये आगे की तरफ होता है, किडनी पीछे की तरफ है, वेस्ट के पीछे की तरफ। ठीक है। क्या है? किडनी है। और पेट के नीचे की तरफ या साइड में की तरफ पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इंसुलिन सिक्रेट करता है, और इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट में होना जरूरी है। ठीक है, इसकी कमी से ही हो जाता है। फीमेल्स में यहाँ साइड में, इस रीजन में, कमर के साइड वाले रीजन में ओवरी होती है। ओवरी क्या सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन। और मेल्स में ये पेल्विक के मिडिल रीजन में क्या होता है? टेस्टिस होता है। और ये क्या सिक्रीट करता है?
टेस्टोस्टेरॉन। तो सभी हॉर्मोन्स का अपना अपना फंक्शन बांट दिया गया है। कोई मेटाबॉलिज्म देख रहा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी रख रहा है, कोई आपकी बॉडी में शुगर बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है, कोई आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देख रहा है। तो बॉडी ने बड़े हिसाब किताब से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझा दी है कि भाई तुम लोग ये काम करोगे, तुमको ये काम करना है, तुमको कोई काम नहीं करना है। अगर कोई हार्मोन कहता है भाई हमें काम नहीं करना है, तो वहां पर क्या होती है, फिर बॉडी में बीमारियां आती हैं। तो अलग अलग हॉर्मोन्स की कमी से बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां अलग अलग तरह से देखने को मिलती हैं, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी आपने सिर्फ एक छोटी सी बीमारी के बारे में जाना, जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंस। तो देखो इस टाइम पर क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है एडोलेसेंस में। प्यूबर्टी तक जो रहता है मामला, ग्रोथ का रहता है। ठीक है, आप बिफोर आफ्टर प्यूबर्टी भी ग्रोथ होती है, लेकिन एडोलेसेंस के बाद ग्रोथ एकदम नहीं होता। तो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, तभी तो सब चीजें बनेंगी जल्दी जल्दी। प्रोटीन चाहिए तभी तो मसल्स बनेंगे। बॉडी को फैट चाहिए तभी तो वो डिकम्पोज होंगे जल्दी से, तभी एनर्जी मिलेगी। शुगर चाहिए ज्यादा अमाउंट में। तो बच्चों को अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। हमने देखा है आजकल के बच्चे बड़े सिलेक्टिव हो गए हैं फूड में उनको चटपटा सा चीज ही बहुत पसंद आता है। जब तक कोई मसालेदार चीज नहीं बनाओ नहीं खाते हैं जल्दी। मतलब बड़े सिलेक्टिव हो गए हैं। दूध नहीं पिएंगे, ये वाला फ्रूट नहीं खाएंगे, दाल नहीं पिएंगे, रोटी के साथ इसको नहीं खाएंगे। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के हमेशा क्या रह जाते हैं, आधे अधूरे रह जाते हैं। बाद में फिर बीमारियां होती हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, कोई भी लैक हो जाता है बॉडी में, तो फिर बाद में रो रहे होते हैं कि सर हम लोग तो हर चीज खाते हैं, हर चीज पीते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज ही खाना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखो बच्चों एक चीज, हाँ ज्यादा जंक फूड, तो ज्यादातर हमारा क्या है, हमारा एक इतना अच्छा सिस्टम है कि आपके इंडियन फूड का एक बहुत पॉजिटिव साइड है कि हमारा जो दाल चावल रोटी सब्जी, ये चार मेन फूड है। ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी, थोड़ा सा सलाद, और कोई एक आध फ्रूट जो हफ्ते हफ्ते पर चेंज करके ले सकते हैं। ये छह चीज अगर कोई आदमी ले रहा है, तो समझ लो कि आपको किसी दूसरे अदर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं अपनी बॉडी में। ये सबसे बेस्ट बैलेंस डाइट होता है। विदेशों में क्या करते हैं लोग, कोई छिपकली खा रहा है मार करके, कोई कॉकरोच खा ले रहा है, कोई अर्थवर्म चबा ले रहा है, कोई खाली ब्रेड खा के भाग जा रहा है। तो वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग अंदर से बहुत वीक होते हैं। ठीक है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज अच्छी नहीं होती है। अगर आपको अपनी अपने अंदर की बॉडी को, ठीक है, एकदम टीएमटी सरिया बनाना है, तो समझ लीजिए आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। क्योंकि ग्रोथ जो हो रहा है आपके अंदर, एडोलेसेंस बच्चों में जो ग्रोथ हो रहा होता है, वो उन्हीं चीजों को लेकर के होता है जो आप बॉडी को देते हैं। अब बॉडी को तुम ब्रेड दोगे और चाहोगे कि हमारा जो बॉडी है वो आयरन रॉड की तरह बने, तो कैसे होगा, ब्रेड की तरह ही बॉडी बनेगी फिर। ठीक है, इसीलिए हार्ड फूड खाना सीखो। हार्ड फूड मतलब वो फूड जिनको खाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, उसी रोटी को तुम लोग इतना ज्यादा वो करते हो, उसी आटे को थोड़ा सा और फिल्टर करके मैदा बना दिया है तो उसकी पूड़ियां खूब खाते हो। ये कोई वो है क्या। तो अपने न्यूट्रिशनल नीड को आप ही को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स, देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिए एक चीज, पेरेंट्स का कहा आपको कभी भी गलत लग सकता है, लेकिन ये बात याद रखिए, पेरेंट्स का इंटेंशन हमेशा आपको लेकर के बहुत अच्छा होता है। पेरेंट्स की बात इस स्टेज में जरूर सुननी चाहिए। हाँ देखो, अगर आपको 10 फूड में से कोई 2 फूड नहीं पसंद है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता, तो पेरेंट्स को फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई यही दोनों तुम खाओ पियो। लेकिन आप 10 में से 8 चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो गलती आप में है फिर। ठीक है, तो एक दो चीजें होती हैं, जैसे मुझे भी जो साग होता है स्पिनच मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खा पाता हूँ, तो दैट इज ओके। तो मैं उसका कुछ अदर प्रोडक्ट बनवा लेता हूँ, जैसे मुझे पालक पनीर ठीक लगता है। ठीक है, मुझे साग की दाल या साग का पूड़ी अच्छा लगता है, तो मैं उस फॉर्म में खा लेता हूँ। तो जैसे मान लो किसी बच्चे को दूध नहीं पसंद है, तो वो दही के फॉर्म में खा ले, पनीर के फॉर्म में दूध ले ले, वो जो दूध के अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके फॉर्म में दूध को कंज्यूम करे,
तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस तरीके से बच्चों को खिलाया पिलाया जाए, और बच्चों को भी चाहिए कि नखड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए खाने को लेके। हर खाना खाइए, तभी आपका डेवलपमेंट पूरी तरह होगा। ठीक है? अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, बीमारियों से फ्री रहना चाहते हैं, तो खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। खाने के बाद साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन जिसको हम कहते हैं। मस्कुलर ग्रोथ की बेस्ट न्यूट्रिशनल नीड बच्चे प्रोटीन और एनर्जी होती है। एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों मिलके देते हैं, और प्रोटीन तो आप जानते ही हो। ठीक है? प्रोटीन आपको पल्सेस वगैरह इन सब चीजों से मिल जाते हैं, और मिनरल्स ये तो हर स्टेज में जरूरी है, लेकिन फिलहाल आपको हार्ड फूड ज्यादा खाना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आपको खूब मिले। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में क्या होना चाहिए कि बच्चों में, छोटे बच्चों में ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट वन। तो उनको नहाना धोना चाहिए, हालांकि जो काम आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं वो यहाँ पर पहले पॉइंट में ही लिख दिया गया है। तो कोशिश कीजिए, ठंडी के दिन में एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 से 4 बार नहा लीजिए, और गर्मियों में दिन में एटलीस्ट एक बार तो नहाइए ही, मन करे तो 2 बार भी नहा सकते हैं आप लोग। ठीक है? क्योंकि जितना कम नहाएंगे उतना ही, क्योंकि जो आपका स्वेट है ना, स्वेट बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए घर है। बॉडी में स्मेल भी आता है इसकी वजह से। तो स्वेट वगैरह को बिल्कुल भी क्या नहीं होने देना चाहिए, बॉडी में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है? इसीलिए नहाना बहुत जरूरी है। तो डेली बाथ लीजिए, नेसेसरी है। और बॉडी को क्लीन करके रखिए, कोशिश कीजिए किसी ना किसी तरह बॉडी को क्लीन कीजिए। गर्ल्स के केस में स्पेशल क्लीनलीनेस को बोला गया है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्ल्स में ऑयल का सिक्रीशन भी ज्यादा होता है, मैंने क्लास में बोला था। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड जो होते हैं, ब्लड से भी बहुत ज्यादा अदर बैक्टीरियाज या पैथोजेंस फैलने के खतरे रहते हैं, क्योंकि ब्लड पे बहुत ज्यादा माइक्रोब्स फीड करते हैं। तो वहां पर लड़कियों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं, स्पेशली इन देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो एट दैट वेरी टाइम दे हैव टू बी वेरी मच इन प्रिकॉशन। उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्पेशली एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करना चाहिए, क्लीनलीनेस का बहुत मेंटेनेंस रखना चाहिए, और उस टाइम हाइजीन को बहुत ज्यादा अच्छे से वो करना चाहिए। और चेहरे में भी ऑयल ग्लैंड्स का बहुत ज्यादा अच्छे से उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको रिमूव करते रहना चाहिए, स्पेशली ऑयल रिमूवल जितने भी फेस वॉश वगैरह होते हैं वो उनको ट्राई करना चाहिए, स्पेशली ऑन देयर स्किन पार्ट। द नेक्स्ट थिंग इज से नो टू ड्रग्स, ऑब्वियसली। ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है जो सुपारी उपारी खाता है, पान वान खाता है। क्योंकि हमने सुना है बड़े बच्चे अचानक से अपने आप को जवान समझने के चक्कर में स्टार्ट कर देते हैं खाना पीना। तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये सब चीज एकदम नहीं खाना पीना है। अपने आप को फिजिकली बिल्कुल अच्छा रखिए, और हेल्दी चीजें खाइए। ठीक है? अपना खाली अच्छा दिखने के चक्कर में, कोई तुम्हारा दोस्त बुरा बन रहा है उसके साथ बुरा बनने के चक्कर में कि मेरा इंप्रेशन कैसा बनेगा अगर मैं दोस्त के सामने नहीं खाऊंगा। ठीक है? या दोस्ती निभाना कहीं और निभाइए, ये सब चीज में नहीं। ठीक है? तो इन सब चीजों में बिल्कुल अपने आप को फिक्स रखिए, तुमको कोई हिला ना पाए, इतना फिक्स रखो कि भाई एक सुपारी खा के तुम क्या ही बन जाओगे बताओ। कुछ अच्छा होता उसमें तो तुम खाते भी। तुम एक सोशल स्टेटस के लिए, दोस्ती रखने के लिए, या किसी से गुस्सा होकर के अगर ये चीजें खा भी लोगे, तो ये चीजें तुमको कहाँ पहुंचाएंगी? देखो, अगर किसी से तुम गुस्सा हो, तो कुछ ऐसा करो कि उसका नुकसान हो, तुम्हारा क्यों होगा? दूसरी चीज है, अगर तुम्हें दोस्ती निभानी है तो इमोशनली निभाओ। ये खैनी और गुटखा खा के दोस्ती निभाने वाले जो होते हैं वो चोर होते हैं। ठीक है? चोर तरह के लोग होते हैं कि खैनी खा के दोस्ती निभा रहे हैं, साथ में जाके फिर चोरी करेंगे। जब गलत काम एक साथ कर रहे हो तो कोई भी गलत काम करो फिर। तो ऐसा बिल्कुल भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ड्रग्स को किसी भी तरह से नहीं वो होने देना चाहिए। ठीक है? और एड्स और एचआईवी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा ही चुके हैं हम। एड्स जो होता है वो एचआईवी नाम के बैक्टीरिया वायरस से फैलता है, और एचआईवी वायरस फ्लूइड कांटेक्ट से बढ़ता है। फ्लूइड कांटेक्ट शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकते हैं, नीडल्स हैं या सिरिंज हैं, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी हो सकता है।
तो इन दोनों को प्रिकॉशंस के साथ रखना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में फिजिकल बैरियर्स लाइक कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए और शार्प ऑब्जेक्ट्स को क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए ताकि वो उसमें जो भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मोचा, मोचा नाम था कॉफी का। मोचा, बच्चे ने पूछा सर वो कॉफी का नाम जो मैंने पिया था वो मोचा नाम था उसका। दैट कॉफी इज रियली ऑसम। ठीक है। एंड कैपेचिनो इज नॉट दैट गुड, but still I love tea. And yeah, so that's all for today. And hopefully you have